देश भर में लोकसभा चुनाव चरम पे हैं, तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि सरकार बुनियादी समस्याओं से भाग रही है। असली मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं हो रही है। इस वक्त मैं हूँ वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी के, जहाँ पे प्रो चांसलर राजीव त्यागी जी हमारे साथ हैं और हम इनसे जानेंगे क्या सरकार शिक्षा पे कोई गंभीर है और क्या ये चुनाव में मुद्दा बन पाता है कि नहीं। देखिए, जहाँ तक उच्च शिक्षा की बात करें, बेसिक शिक्षा उच्च शिक्षा की, पिछले एक दशक में काफ़ी कुछ काम हुआ है। लेकिन जिस तरह बहुत बड़ी बड़ी बातें हम लोग कर रहे हैं कि 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है और अंत्योदय तक हम एजुकेशन की पहुंच सुनिश्चित कर पाएंगे, उसमें भी बहुत काम होना बाकी है। सरकार ने अपने स्तर पर बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। अंत्योदय तक पहुंचने, गांव-गांव तक के बच्चों की आप देखें, 10 साल पहले इसी क्षेत्र की मैं बात बताना, चूँकि अमरोहा अपेक्षाकृत पश्चिमी यूपी के पिछड़े जिलों में से एक है। नोएडा, गाज़ियाबाद, मेरठ के मुकाबले अगर हम बात करें तो यहाँ भी पिछले एक दशक में 4 दर्जन से अधिक उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई है। जब हम लोग यहाँ आए थे तो यहाँ डिग्री कॉलेज के नाम पे भी एक कॉलेज नहीं था, यूनिवर्सिटी की तो आप बात ही छोड़ दें। चिकित्सा और शिक्षा दोनों में आशातीत सफलता देखने को मिली है। अब बच्चों का पलायन रुका है। जो बच्चे महंगी फीस पे पढ़ने को मजबूर थे दिल्ली, नोएडा या दूसरे शहरों में जाकर, अब उन्हें अपने शहर में ये सारी सुविधाएं मिल रही है। राजीव जी, एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मैंने देखा आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बहुत काम किया है। दिल्ली से लेकर के तमाम राज्यों में आपने इसके लिए अवेयरनेस जारी किया। क्या लगता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा क्या है जो शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुधार देगा? देखिए, जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नयापन तो इसमें इसलिए कहेंगे कि इसने इसमें बहुत आमूल चूल परिवर्तन हुआ। पुराने जो रटे रटाए ढर्रे थे उनको छोड़कर नई टेक्निक पे हमने काम किया है। खेल खेल में एजुकेशन, जैसे इसमें बच्चों का बस्ते का बोझ कम किया गया, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम किया गया है। दूसरी इसमें सबसे चीज़ है कि रिसर्च को और अनुसंधान को बहुत ज़्यादा वो दिया गया है। जो प्रधानमंत्री जी अपने एक भाषण में भी कहते हैं, जय जवान जय किसान के साथ लगाया जय विज्ञान। तो विज्ञान के क्षेत्र में आशातीत सफलता हमें देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी उसे धरातल पर लाने की जिम्मेदारी आम जनमानस की, शिक्षाविदों की, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की है। अकेले प्रधानमंत्री जी पॉलिसी मेकर तो हैं, लेकिन उसे अगर सफल क्रियान्वयन आप चाहते हैं, देखिए देश के अंत्योदय तक, अंतिम छोर तक उसकी पहुंच सुनिश्चित हो नई एजुकेशन पॉलिसी की, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल से, गांव के लेवल से, एक छोटे प्राइमरी के लेवल से और उच्च शिक्षा तक, विश्वविद्यालय तक सबको प्रयास करने होंगे। अच्छा राजीव जी, आपको लगता है कि अगर मैं कहूँ कि अभी रैंकिंग जारी हुई है, दुनिया के 100 विश्वविद्यालय में भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, तो आपको क्या लगता है इसको, जब आपने रैंकिंग देखा होगा, आप भी एक विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति हैं, तो कैसा लगा होगा? और आपको क्या लगता है कि क्या इतने वर्षों में हमारा एक भी संस्थान ऐसा नहीं है कि दुनिया के 100 में स्थान बना सके? नहीं, ये बट थोड़ा सा दुखद जरूर लगता है कि हम लगातार काम कर रहे हैं। जब शीर्ष 100 जो छोटे छोटे कंपेरेटिवली बहुत छोटे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देश हैं, वहाँ भी एजुकेशन का स्तर ये है कि वो बहुत आगे हैं हमसे। आज भी आप देखते हैं, आमतौर की बात मैं करता हूँ कि बच्चों का होता है कि किस तरह ऑस्ट्रेलियन वीज़ा मिल जाए, लाइन लगी रहती है, बच्चे करोड़ों रुपये दे के और वहाँ जाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ हों, ऐसा नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि रिसर्च और अनुसंधान के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की हुई है, लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि विदेशी संस्थानों के मुकाबले, हम हार्वर्ड से अपनी तुलना करें, हम ऑक्सफोर्ड से तुलना करें, हम कैम्ब्रिज से तुलना करें, तो हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं। उसके लिए मैंने फिर बता रहा हूँ कि उसके लिए एकमात्र ये सरकार की, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सभी शिक्षाविदों को, आम जनमानस को, स्वयंसेवी संस्थाओं को, शिक्षण संस्थानों को आगे आके एकजुट होकर इस पर काम करना होगा। ठीक है। अच्छा, ये भी तो वजह नहीं है कि सरकारें बजट कम करती है और चिकित्सा, शिक्षा, ये कोई वोट बैंक में तब्दील होने वाले मुद्दे नहीं हैं, इसलिए भी तो नहीं लगता कि आपको शिक्षा थोड़ी उपेक्षित है? हाँ, नहीं, देखिए, बिल्कुल जैसा आपने कहा, चिकित्सा और शिक्षा दोनों बुनियादी जरूरतें हैं और ये चुनाव में ये तो बेसिक जरूरतें हैं, बेसिक नीड्स हैं आदमी की, ये तो होना ही चाहिए। मतलब बेसिक का मतलब मूलभूत बुनियादी जरूरतें हैं, ये तो आपको होना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, तो इसको आप चुनावी मुद्दा नहीं बना सकते। दूसरा जो मैंने बताया, जैसे तमाम चीज़ें जो चुनाव में मुद्दे बन जाते हैं, उस पर गवर्नमेंट भी ध्यान देती है, सरकारें भी होती हैं और वो उसमें कुछ भी करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो शिक्षा चुनाव का मुद्दा क्यों नहीं बन पाता? लोग कहते हैं नहीं, हम शिक्षा के लिए वोट देंगे। अगर ये जिस दिन हो जाएगा, आपको लगता है इसमें बड़ा बुनियादी सुधार होगा? यस, डेफिनेटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे सरकार ने एक बहुत ही सकारात्मक पहल की 10 साल पहले,
और पहले कार्यकाल में मोदी जी ने उसको किया विमेन एम्पावरमेंट को लेकर, महिला सशक्तिकरण पे इतना ज़बरदस्त काम किया और आज वो चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। देश की आधी आबादी को सम्मान मिला किसी भी तरह, कहीं लखपति दीदी के रूप में, कहीं किसी दूसरे रूप में, जो है नारी शक्ति सम्मान, प्रबुद्ध सम्मेलन, नारी प्रबुद्ध सम्मेलन के द्वारा पूरे देश भर में आयोजित किए गए मोदी ने महिलाओं को का ध्यान अपनी तरफ खींचने में आकृष्ट हुआ। चाहे बुनियादी ज़रूरतें जहाँ महिलाएं पढ़ी लिखी कम हैं और जो चूल्हा झोंकती थी, जो धुआं फाँकती थी, उन्होंने उज्ज्वला गैस योजना के थ्रू दुनिया भर की योजनाएं, तो ये शिक्षा भी एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा बन सकता है, चुनावी मुद्दा बन सकता है, अगर कोई अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में इसी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे। बाकी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं, मैं देश की सुरक्षा भी जरूरी है, आंतरिक सुरक्षा भी जरूरी है, वीमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी कदम है देश के लिए बढ़ता, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, रोड ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी, यातायात बहुत ज़रूरी, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ आपने बताई, अंबेडकर जी, अभी हम जयंती मना के निपटे परसों ही 14 तारीख को, उन्होंने भी कहा था कि ये शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जरूरी है, अगर इस देश को वास्तव में आप विकसित राष्ट्र बनाने की या विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं तो शिक्षा पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, आपको ये भी लगता है कि जो आप बात कर रहे थे, हमारी आपकी बात हो रही थी कि जो रैंकिंग की जाती है विश्वविद्यालयों की, उसमें थोड़ा सा आपको लगता है पक्षपात है, सही न्याय नहीं हो पाता है? देखिए, ये दोनों तरह, अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भी और नेशनल रैंकिंग में भी, दोनों में पक्षपात है। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग वाले लोग अपनी सुविधाएं उसके अकॉर्डिंग, अपनी जोग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग करते हैं। हम वाशिंगटन, हम न्यूयॉर्क, हम लंदन, उन अपेक्षाकृत दुनिया के बहुत ही विकसित डेवलप सिटी के मुकाबले अभी बहुत पीछे हैं। तो उनके हिसाब से अगर उस क्यूएस रैंकिंग को जोड़ते हैं, इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है वो उनके जोग्राफिकल उसके आधार पर होनी चाहिए, उनके इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर होनी चाहिए, वहाँ के लोगों की स्ट्रक्चर क्या, मानसिक उनका वो क्या, उसके आधार पर होनी चाहिए। सेम इसी तरह इंडिया में मेरा तो सरकार से ये भी मानना है कि हम प्राइवेट है तो हमने क्या वो किया है, प्राइवेट विश्वविद्यालय को जिस तरह सरकार अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों को प्रमोट करने के लिए उनको आर्थिक, विशेष आर्थिक पैकेज देती है, आपको पता पूर्वोत्तर राज्यों को देती है, पहाड़ी राज्यों को देती है, इसी तरह अपेक्षाकृत कम विकसित जनपदों में विश्वविद्यालय स्थापना करने की हिम्मत रखने वाले, उसको चलाने वाले, कम बजट में चलाने वाले लोगों को भी सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है जो शहरों में विश्वविद्यालय है, एनसीआर में है, महानगरों में है, उनमें उनकी रैंकिंग का पैरामीटर अलग होना चाहिए, और आप जैसे जो सुदूर इलाकों में हैं यूनिवर्सिटियाँ, उनके अलग होना चाहिए? डेफिनेटली, और सरकार को उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। जो सरकार कहती है वो उनके अंत्योदय तक की बात भी वहाँ तक, मैं तो केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, उनका कि अंत्योदय तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित हो सके, इसके लिए हमने नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। तो अगर उसे वास्तव में वो चाहते हैं तो ये जो ग्रामीण एरिया में, सुदूर एरिया में, अति पिछड़े दुर्गम एरिया में जो विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थान या चिकित्सा संस्थान स्थापित कर रहे हैं ऐसे लोग, उनको सरकार को उनकी पीठ थपथपानी चाहिए, उनको आर्थिक पैकेज भी देना चाहिए और उनके लिए बिल्कुल पैरामीटर अलग बनाना चाहिए, उसके पैरामीटर्स, उसके मानक ही अलग होने चाहिए। अच्छा राजीव जी, थोड़ा सा पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो आपको लगता है जो तमाम राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीएसपी हो, एसपी हो, बीजेपी हो, इनकी एजुकेशन पॉलिसी या शिक्षा को लेकर के वे उतने संजीदा नहीं है, गंभीर नहीं है जितना होना चाहिए? हाँ, डेफिनेटली ये इस देश का दुर्भाग्य भी है कि जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, संप्रदाय, इन मुद्दों में सब लोग उलझे हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा, मैं किसी की पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट नहीं हूँ, क्योंकि शिक्षाविद होते हैं, हर धर्म, हर समाज और हर संप्रदाय के बच्चे पढ़ते हैं, देश के पूरे कोने कोने से बच्चे आते हैं, मेडिकल पढ़ने आते हैं, वो आते हैं। मेरा मानना है कुछ लोग लगे हैं इसमें, जो उन्होंने इसकी नब्ज को समझाया, लोगों की नब्ज को समझाया कि आपस में लड़ाई झगड़े करा के लड़ाने से ज़्यादा अच्छा है कि बच्चों को शिक्षित करें, उन्हें उसकी रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ें, तो वो लोग सफल होंगे डेफिनेटली। वो कोई भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो कोई भी है, जो लोग राष्ट्रवादी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और शिक्षा को इसका मूल जड़ बनाएंगे, इसको जो स्तंभ बनाएंगे, शिक्षा को मानक आधार बना के अगर वो अपने मैनिफेस्टो के साथ आगे बढ़ते तो डेफिनेटली उनको सफलता मिलेगी। अच्छा जी, इसको भी मानते हैं शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है कि जो तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं, उसका भी कोई शिक्षा पे, मनोबल पे प्रभाव पड़ता है बच्चों का, और लगता है आपको कि उसका भी कोई समाधान होना चाहिए? डेफिनेटली, ये बहुत आपने बहुत ही शानदार क्वेश्चन किया अखिलेश जी। मैं बताना चाहूँगा
कि जो एक गरीब बच्चा पूरे वर्ष तैयारी करता है जूझ के, आपने उसका संघर्ष नहीं देखा। कोई पाइपों में लेट के पढ़ रहे हैं, कोई छोटे छोटे कमरों में शेयरिंग बेस पे पढ़ रहे हैं, ज़मीन पर लेट के 5-5 बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 1,000-1,500 रुपये 2,000 रुपये का फॉर्म भरते हैं, पूरे साल कोचिंग लेते हैं, खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, और एंड टाइम पर परीक्षा के लिए बहुत जोश से कि इस साल मेरा सिलेक्शन होगा, और जाते उसे पता लगता है 1 घंटे बाद को परीक्षा कैंसिल कर दी गई, पेपर लीक हो गया। तो ये बहुत सरकार को इस पे तो रासुका के तहत तो कहा ही उन्होंने कार्रवाई करने का, लेकिन मूलभूत फांसी पर लटका देना चाहिए ऐसे लोगों को, और कड़ा कानून बनाना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर। इसकी एक उसमें इसका प्रावधान होना चाहिए कि ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी को सबक मिल सके, और जो युवा बिल्कुल मायूस आत्महत्या करने पर मजबूर है उन्हें ये दोहरी। हालांकि सरकार ने बहुत तेज़ी से इस पर त्वरित काम किया। मैं यूपी सरकार की बात कर रहा हूँ, कई बहुत मजबूत कमेटी, कई लोगों को शिकंजे में भी कसा, भी परसों ही उनको जो इसके मुख्य सोलवर थे उनको पकड़ा है। तो लेकिन इन पर कड़ी कार्रवाई, इनको ऐसा ना छोड़ा जाए किसी राजनीतिक दबाव में, इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो थे राजीव त्यागी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि शिक्षा उतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पा रहा जितना बड़ा बनना चाहिए, और जब तक शिक्षा आगे नहीं बढ़ेगा, देश शिक्षित नहीं होगा, तब तक विश्व गुरु का सपना देखना थोड़ा मुश्किल है। कैमरामैन वाहिद के साथ अखिलेश मिश्र, चंदन टीवी, अमरोहा। सरकार ने अपने स्तर पर बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। क्या इतने वर्षों में हमारा एक भी संस्थान ऐसा नहीं है कि दुनिया के 100 में स्थान बना सके? हम लगातार काम कर रहे हैं। जब शीर्ष 100 जो छोटे छोटे कंपेरेटिवली बहुत छोटे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कि जो तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं, उसका भी कोई शिक्षा पे बरोबर पे प्रभाव पड़ता है बच्चों का, और लगता है आपको कि उसका भी कोई समाधान होना चाहिए? जो एक गरीब बच्चा पूरे वर्ष तैयारी करता है जूझ के, आपने उसका संघर्ष नहीं देखा। कोई पाइपों में लेट के पढ़ रहे हैं, कोई छोटे छोटे कमरों में शेयरिंग बेस पे पढ़ रहे हैं, ज़मीन पर लेट के 5-5 बच्चे तैयारी कर रहे हैं,